बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज शो, ये भारत की बात है, और मैं हूं आपके साथ मृदुल शर्मा। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आज खबरों में आपके लिए क्या है खास। और दर्शकों, इस समय दुनिया की निगाहें इसी बात पर टिकी हुई हैं कि युद्ध आगे कैसे बढ़ने वाला है। मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, क्योंकि इस समय स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान ने नाकेबंदी कर दी है। यानी वो दुनिया को जंग के अंदर लाना चाहता है, क्योंकि अगर तेल सप्लाई रुकेगी तो फिर दुनिया में असर पड़ेगा। लेकिन दर्शकों, इसी को लेकर आज डोनाल्ड ट्रंप ने यानी अमेरिका ने डूम्सडे मिसाइल को लॉन्च कर दी। तो क्या हॉर्मुज में डेंजर प्लान को रोकने के लिए ईरान को ट्रंप हिरोशिमा बना देंगे? दिखाएंगे आपको इसकी एक एक जानकारी। उससे पहले युद्ध का मैदान कैसे तैयार है, देखिए जरा। The United States and its partners have launched Operation Epic Fury. आने वाला हूं। पहले समंदर में, मैंने पहले दिन कहा था दर्शकों जब जंग शुरू हुई थी कि ये जंग समंदर में चलेगी, और वैसा ही हो रहा है। ये देखिए, ये अमेरिका ने टॉर्पीडो से अटैक किया है। यहां पर अटैक होता है और इधर आप देखिए ईरान का युद्धपोत जो भारत से जा रहा था, श्रीलंका की समुद्री सीमा में था, उसका क्या हश्र किया। दोनों तस्वीर दिखाइए फुल फ्रेम। अब दर्शकों मैं आपको दिखाता हूं तेल टैंकर स्काईलाइट पर कैसे अटैक किया। यानी ईरान पूरे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तबाही मचाना चाहता है ताकि दुनिया इस जंग में अपने आप शामिल हो जाए। देखिए जरा तस्वीरें, मैं सुनाइए। और दर्शकों आप देखिए हॉर्मुज में ईरान और अमेरिका के बीच में कैसे जंग शुरू हो गई। दिखाइए फुल फ्रेम। ये एआई प्रतीकात्मक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दर्शकों बड़ी बात क्या है, हॉर्मुज में अमेरिकी ड्रोन पर ईरान मिसाइल से हमला कर रहा है। यानी ईरान की मिसाइल बार बार अमेरिका के लिए मुसीबत बन रही है। ये देखा आपने कैसे मिसाइल को तोड़ दिया गया है, नेस्ते नाबूद कर दिया है। लेकिन दर्शकों ये जंग कहां पर चल रही है, अब समझिए। इसको रखिएगा, फुल फ्रेम ना करें। यहां आप देख रहे हैं ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और इसी पर ईरान का कब्जा है दर्शकों। लेकिन आप समझिए यहां पर जहाजों का रेला लगा हुआ है। जैसा आप टोल पर देखते हैं ट्रैफिक जैम होता है, वैसा ही कुछ यहां पर चल रहा है। और ये ट्रैफिक जैम दुनिया के लिए दिक्कत पैदा कर सकता है, क्योंकि तेल सप्लाई यहां से बाधित होगी। फुल फ्रेम दिखाइए कैसे यहां पर स्थितियां खराब हो गई हैं। और अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये दुनिया के लिए बहुत दिक्कत पैदा कर सकती है, विशेष तौर पर भारत के लिए भी दर्शकों। और कैसी इसकी तैयारी की जा रही है अब मैं आपको बताने वाला हूं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी दुनिया के लिए कैसे दिक्कत पैदा कर सकता है और ईरान की यही कोशिश।
ये आप देखिए दर्शकों, तमाम मिडिल ईस्ट के देश हैं। ईरान का पूरी उत्तरी तट हॉर्मुज पर कब्जा है, ये मान के चलिए। दक्षिण में ओमान का मुसन्नम प्रायद्वीप है दर्शकों, समझिए इसे। दक्षिण में यूएई भी हॉर्मुज के बेहद करीब है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं मैप के जरिए। देखिए आप कितने पास है। हॉर्मुज सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा है दर्शकों, सिर्फ 33, यानी दिल्ली से गुरुग्राम जितनी दूरी है। अब आप सोचिए, जहाज आने जाने के लिए 2 पतली लेने हैं, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। दुनिया का 25% तेल इसी रास्ते से गुजरता है। भारत, चीन, जापान, यूरोप के लिए यह बहुत जरूरी है, लेकिन दर्शकों इन तमाम देशों के लिए तेल इसी जोन से आता है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है जिस पर ईरान अब कब्जा कर चुका है, और जो जहाज यहां पहुंच रहे हैं, जो उसके साथ नहीं है, उस पर वो हमला भी कर रहा है। लेकिन दर्शकों आप ये मानकर चलिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अगर ईरान ज्यादा दिन हमला करेगा तो ट्रंप डूम्सडे मिसाइल ईरान पर छोड़ सकते हैं। रिपोर्ट दिखा दो। ईरान की बर्बादी का तमाशा पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन पूरी दुनिया में तबाही अब ईरान लाने वाला है। उस हॉर्मुज की गर्दन पर ईरान ने कब्जा कर लिया है, जहां से दुनिया का 25% तेल गुजरता है। लेकिन ट्रंप भी मानने वालों में से कहां हैं? उन्होंने तो समंदर में भयंकर युद्ध की शुरुआत कर दी है। तेल के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले ट्रंप को चुनौती ईरान दे रहा है। वेनेजुएला के बाद उनका सामना ईरान से हुआ, लेकिन समंदर में शिकारी उतारने वाले ट्रंप के शिकारी भी शिकार हो रहे हैं। बेशक टॉर्पीडो से यूएस नेवी ईरान के जहाजों पर खूनी हमला कर रही है, लेकिन ईरान भी अमेरिका को अपने घातक ड्रोन और मिसाइल से जवाब दे रहा है, क्योंकि ईरान जानता है अगर समंदर में वो युद्ध को आगे खींचता है तो पूरी दुनिया में तेल की किल्लत हो जाएगी, जिससे भारत, चीन, जापान और यूरोप के लिए समय घातक हो सकता है। हालांकि भारत के लिए रूस पहले ही आगे आ चुका है। लेकिन दर्शकों आपने सोचा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कितना खतरनाक हो सकता है? अगर वो रुक गया तो दुनिया के लिए कैसे खतरनाक हो सकता है मैं बताता हूं। यहां पर तमाम देशों की शिप आती है और ईरान वहीं पर मिसाइल दाग रहा है। ईरान अमेरिका की जंग अब समंदर तक पहुंच गई है दर्शकों। ईरानी जहाज पर अमेरिका ने टॉर्पीडो से हमला किया, जिसके बाद समंदर में भीषण युद्ध की ज्वाला भड़क रही है। अमेरिका ने बदला लेने के लिए ईरानी तेल टैंकर पर हमले किए। ईरानी मिसाइलों से हर उस शिप को टारगेट किया जा रहा है जिसके जरिए हॉर्मुज से तेल की सप्लाई की कोशिश भी होती है। जिसके बाद क्या हो रहा है दर्शकों, हॉर्मुज में जहाजों का ट्रैफिक जाम लग चुका है। हॉर्मुज में भारत के 37 जहाज और 1109 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं, जिससे उनकी सुरक्षा और देश की सप्लाई चेन को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। क्योंकि 2 दिन पहले ईरान ने स्काईलाइट तेल टैंकर पर हमला किया था, जो मैंने आपको दिखाया। ओमान तट पर हुए इस हमले में 2 भारतीय नाविक लापता हो गए। अब खबर आ गई है कि दोनों भारतीय नाविकों की मौत हो गई है। इसके अलावा अन्य देशों की कंपनियों ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। इटली, फ्रांस और चीनी कंपनी ने अपने जहाजों को फौरन मैसेज भेज दिया, जैसा आप देख रहे हैं। तेल से लदे जहाजों को ईरानी मिसाइलों से दूर रहने के लिए कहा गया है, क्योंकि अमेरिका भी टॉर्पीडो से ईरान के युद्धपोत डुबो रहा है। और अगर ये हमले ऐसे ही चलते रहे तो आप मानकर चलिए कि स्थितियां और ज्यादा बिगड़ेंगी, तेल का संकट आ सकता है। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट इस पर क्या कह रहे हैं। देखिए, भारत का 50% ऑयल और 60% जो है आपका नेचुरल गैस, ये पर्शियन गल्फ से आता है। अगर ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल पहुंच जाती है, हमारी इकोनॉमी को, ग्लोबल इकोनॉमी को खासा धक्का लगेगा। अमेरिका ने हमें कह दिया है कि अगर हमने रूस से तेल लिया तो हमें जो है 25% का वो टैरिफ वो हम पे ठोकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वो नॉकआउट कर दी है, लेकिन साफ जाहिर है कि हमको रूस से तेल लेना ही लेना पड़ेगा, अमेरिका को अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक है साहब, हमको अपने हितों की सुरक्षा करनी है और रूस ने हमको कह दिया है कि जितना मर्जी तेल चाहिए हमको वो देने के लिए तैयार है। लेकिन दर्शकों आपको लग रहा होगा कि भारत का क्या होगा? जो बड़े बड़े तेल कंपनीज हैं या जहां पर तेल और गैस का काम होता है वो चिंता में। मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, इसे सुन लीजिए दर्शकों।
समंदर में जंग के बीच पूरी दुनिया की नजरें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है। टीपी को मूव कीजिए, जहां ईरान यूएस के बीच आसमान और पानी से अटैक हो रहा है दर्शकों। ऐसे में कई देशों की एनर्जी सप्लाई पर इसका असर पड़ने लगा है, जैसा आप देख रहे हैं। इस स्ट्रेट से पूरी दुनिया के 31% जहाज और क्रूड ऑयल टैंकर गुजरते हैं, यानी करीब 1.3 करोड़ बैरल तेल हर दिन इस खाड़ी से गुजरता है। और इस तेल में दुनिया के करीब 25% तेल का व्यापार होता है दर्शकों, और भारत का करीब 40% तेल इसी रास्ते से आता है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन भारत की 60% एनर्जी सप्लाई अन्य स्रोतों से भी होती है। और सबसे बड़ी बात, दुनिया भले ही समंदर में जंग से परेशान हो, लेकिन भारत के जिगरी रूस की तरफ से बहुत बड़ा भरोसा दिया गया है दर्शकों। रूस ने एक बार फिर कह दिया है कि अगर भारत को तेल और गैस की आपूर्ति को लेकर कोई दिक्कत हुई, किल्लत हुई, तो एनर्जी डिमांड को पूरा रूस करेगा। वैसे भी रूस पहले भी कई मौकों पर भारत के लिए मददगार साबित हुआ है। रूस यूक्रेन जंग के दौरान भी भारत ने रूस से तेल खरीदा था। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर कोई दिक्कत आई तो रूस हमें तेल देगा दर्शकों, और इसका खुलासा खुद रूस ने कर दिया है। सुनिए जरा। Supplies. We have always been open towards supplying oil. The supplies. We have always been open towards supplying oil. The supplies. We have always been open towards supplying oil. Supplies. We have always been open towards supplying oil. Supplies. We have always been open towards supplying oil. Supplies. We have always been open towards supplying oil. दर्शकों, रूस तो भारत के साथ है, लेकिन ईरान जिस तरह से हमले कर रहा है, लगता है ईरान आर पार के मूड में है। और अब तो दर्शकों इजराइल भी उसी तरह से जवाब देने लगा है। इजराइल का फिर से घातक अटैक सामने आया है। दिखाइए जरा इस तस्वीर को। रात के अंधेरे में भी हमला किया जा रहा है। दर्शकों, ये इजराइल का अटैक है, लेकिन एक साथ रात के अंधेरे में कई मिसाइलों से अटैक किया गया है, जो आप आसमान में देख रहे हैं। दिखाइए फुल फ्रेम इस तस्वीर को। लेकिन दर्शकों, अब मैं बता रहा हूं, इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा चाहता है। लेकिन ट्रंप ने एक प्लान बनाया है इसके लिए दर्शकों, समझिए इसे। अमेरिका ने डूम्सडे मिसाइल टेस्ट किए। पहले ये मिसाइल टेस्ट देखिए। ये मिसाइल टेस्ट कर लिए दर्शकों, लेकिन ये बहुत भीषण है। बताया जाता है कि परमाणु से भी खतरनाक। पहले देखिए कैसे इसका प्रोडक्शन किया जाता है और कैसे अमेरिका ने इसको मैदान में उतारने का फैसला कर लिया। देखा दर्शकों इसकी ताकत कितनी है, इसके बारे में आपको मैं जानकारी देने वाला हूं। आखिर ये अगर इस युद्ध में आया तो क्या हिरोशिमा बन जाएगा ईरान? दर्शकों, हिरोशिमा में परमाणु अटैक किया था। लेकिन इधर आप देखिए दर्शकों, ईरान के खिलाफ राष्ट्रपति ट्रंप का प्लान बेहद खतरनाक है। दावा यह कि अमेरिका ईरान पर घातक हमला कर सकता है दर्शकों, जो हिरोशिमा से भी खतरनाक और भीषण होने की उम्मीद है। क्योंकि जंग के बीच दर्शकों, ये आप देख रहे हैं, यही वो मिसाइल टेस्ट है जो मैं आपको दिखा रहा हूं।
डूम्सडे बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। यही है दर्शकों, कैलिफोर्निया तट पर रात 11 बजे मिनटमैन थर्ड को लॉन्च किया गया है। दर्शकों, यह रॉकेट पश्चिम मध्य प्रशांत महासागर में अपने टारगेट पर जाकर गिरा है। दरअसल मिनटमैन थर्ड की सटीकता चेक करने के लिए इसे दागा गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो परीक्षण में पूरी तरह से सफल रहा है दर्शकों, और डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीद पर खरा उतरा है। इसे समझिए दर्शकों, मिनटमैन थर्ड मिसाइल अमेरिका के परमाणु त्रिकोण का एक हिस्सा है। इसमें जीवन को कैसे खत्म किया जा सकता है, पहले जमीन, समंदर और हवा से हथियार को लॉन्च करने की इसमें क्षमता है। और मिनटमैन थर्ड बैलिस्टिक मिसाइल परमाणु बम के लिए है। यह मिसाइल हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 20 गुना ज्यादा ताकतवर परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। और मिनटमैन थर्ड अमेरिका की सबसे पुरानी बैलिस्टिक मिसाइल है दर्शकों, जो 13,000 किलोमीटर की दूरी तक भी मार कर सकती है। देख रहे हैं आप इसे। अमेरिका के पास करीब 400 मिनटमैन जैसी मिसाइलें हैं, जो रूस और चीन जैसे देशों के खिलाफ रक्षा का हिस्सा है। लेकिन आप देख रहे हैं ये ईरान का मैप, इसे पूरा खत्म करने की तैयारी है। ये मिसाइल मिनटमैन नाम से इसलिए जानी जाती है दर्शकों, क्योंकि 1 मिनट में यह तैयार हो जाती है। इसमें न्यूक्लियर वॉरहेड तक लगाया जा सकता है। लेकिन कैलिफोर्निया में हुए इस टेस्ट में कोई हथियार नहीं था। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अगर जंग आगे बढ़ी तो डोनाल्ड ट्रंप इसे ही अब मैदान में उतार सकते हैं। सुनिए जरा एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। कल रात अमेरिका ने अपनी डूम्सडे मिसाइल मिनटमैन 3 का एक तरीके से कह लीजिएगा कि झुंझलाहट के अंदर टेस्ट कर डाला। मिनटमैन 3 रेंज 12 से 13,000 किलोमीटर, स्पीड 24,000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी हाइपरसोनिक, और ये उतना बड़ा एटम बम ले जा सकती है जो हिरोशिमा और नागासाकी जापान पे जो एटम बम गिरा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, उसके 20 गुना इंपैक्ट कर सकता है। 2 दिन पहले ही अमेरिका ने अपने B-52 एरिया के अंदर एक न्यूक्लियर टेस्ट किया। तभी वहां पर 4.5 रिक्टर स्केल के ऊपर एक अर्थक्वेक आया था। बात साफ है, संदेश भेजा गया है ईरान को कि या तो वो अब बाज आए, वरना ये पूरा का पूरा युद्ध न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताने वाला हूं, जिस तरह से अमेरिका ने तैयारी कर ली है, उसके बाद लग रहा है कि जंग में डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से ईरान को मिटाना चाहते हैं। लेकिन दर्शकों, ईरान के मिसाइल लॉन्च पर अटैक करके अमेरिका ने बता दिया कि अभी वो ईरान को खत्म करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये देखिए जरा। लेकिन दर्शकों, दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास कई मिसाइल हैं और वो अलग अलग मोबाइल लॉन्चर से अंडरग्राउंड भी लॉन्च कर रहा है। इसे देखिए जरा, ये एक दावा किया जा रहा है। ऐसी तस्वीर ईरान से सामने आई है। दर्शकों, ये मोबाइल लॉन्चर कहीं से भी हमला कर सकता है और इसलिए तेल अवीव पर जो अटैक किया जा रहा है उसमें बराबर मिसाइलों से अटैक सफल हो रहा है। ये ईरान की तरफ से दावा किया गया। अब दर्शकों, जिन मिसाइलों से अटैक किया जा रहा है, जहां से लॉन्च हो रही है, वो अमेरिका ने ट्रैक कर ली और उस मिसाइल ट्रक को निशाना बना दिया है। दिखाइए जरा फुल फ्रेम, कैसे उसे मिटा दिया गया है। We're winning this fight. लेकिन दर्शकों, आप सोचिए जरा, ईरान की सबसे बड़ी ताकत है मिसाइल, और जहां से वो लॉन्च करता है, अगर उस लॉन्च पैड को उड़ा दिया जाए तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। यही हुआ है दर्शकों। युद्ध के 6 दिन बीत गए, लेकिन तबाही अब तक थमी नहीं है। ईरान एक साथ इजराइल और खाड़ी देशों पर हमले कर रहा है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहा है दर्शकों। अब उस सीक्रेट मिसाइल लॉन्चर को यूएस आर्मी ने लॉक कर दिया है दर्शकों, और तेहरान में ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्च ट्रैक को उड़ा दिया है।
दरअसल ट्रंप की कोशिश उस सिस्टम को ही ध्वस्त कर देना है जहां से ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले हो रहे हैं, गल्फ कंट्रीज में हो रहे हैं, वहां पर तबाही मचाई हुई है। आपको जानकारी दे दूं दर्शकों, ईरान के मिसाइल लॉन्चर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत तेजी से हिल डुल सकता है और छिप भी जाता है मौके पर। ट्रक पर लगे लॉन्चर से अटैक के बाद ट्रक तुरंत भाग जाता है। दुश्मन को पता नहीं चलता कि आखिर हमला कहां से हुआ है। इसे एक्शन को शूट एंड स्कूट कहा जाता है, गोली मारो और भाग जाओ। सबसे बड़ी बात तो यह कि ईरान के पास कई नकली लॉन्चर और डमी लॉन्चर भी मौजूद है ताकि दुश्मन गलत जगह पर हमला करे और असली लॉन्चर तबाही से बचे रहें और तबाही करते रहें। हालांकि अमेरिका ईरान की इस रणनीति को करीब करीब समझ चुका है। ऐसे में उसके टारगेट पर ईरान के सीक्रेट मिसाइल लॉन्चर्स हैं जिनको वो टारगेट कर रहा है और अब उन्हें नेस्तनाबूद भी कर दिया गया है। सुनिए जरा इसे लेकर एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। ما این رسالت تاریخی رو امروز درک می‌کنیم و با تمام قوا انشالله از ایران عزیزمون، از استقلال کشورمون و از نظام جمهوری اسلامی که خود مهمترین حافظ تمامیت ارضی کشور هست. अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, जिस तरह की तैयारी अभी युद्ध में की जा रही है वो बहुत बड़ी तैयारी है हर देश की तरफ से। लेकिन दर्शकों कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ईरान अब बराबर अटैक कर रहा है। और ये आप देखिए, यूएस और इजरायली हमले से ईरान में भी तबाही हो रही है, यानी ईरान भी इससे अछूता नहीं है। दिखाइए फुल फ्रेम कैसी तबाही हुई है। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये आप देखिए, बाने ईरान का हिस्सा है जहां पर बम गिरते ही कैसी तबाही हुई है। यानी ईरान को समझना होगा कि तबाही तो उसके घर के अंदर भी हो रही है। अब दर्शकों आप ये देखिए, तेहरान में फुटबॉल के स्टेडियम में बमबारी की गई। यानी अब ईरान को पूरी तरह से तबाह करने की तैयारी। फुल फ्रेम दिखाइए इस तस्वीर को। تعدادی از هموطنانمون متاسفانه تو این محدوده به شهادت رسیدن. ورزشگاه و استخر انتهای 17 شهریور تعدادی از هموطنانمون متاسفانه. लेकिन दर्शकों आप समझिए, अटैक दोनों तरफ से हो रहे हैं, बम दोनों बरसा रहे हैं और दावा भी किया जा रहा है कि बम बहुत घातक होंगे। लेकिन आपको दर्शकों मैं जानकारी दे रहा हूं, ईरान पर 6 दिन में 4000 से ज्यादा बम गिर चुके हैं और आप देखिए हालात क्या हैं। इससे ईरान में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। सोचिए जरा आप, यह आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन आपको एक बात बता दूं दर्शकों, ईरान ने इजराइल को अब सीधी चेतावनी दे दी है और ईरान ने कह दिया है अगर यूएस और इजराइल ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश करते हैं तो वो इजराइल के परमाणु साइट पर अटैक करेगा। दर्शकों सोचिए आप, ईरान के इस बयान के बाद युद्ध का खतरा बढ़ गया है क्योंकि इस धमकी का जवाब ग्रेविटी बम से देने की तैयारी है। दर्शकों ये देख रहे हैं आप, ये बम धमाकों से सिर्फ यही होता है जंग में। ईरान जंग के बीच पेंटागन के प्रमुख पीट हेग्सेथ ने एक ऐलान कर दिया है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सेना की और अतिरिक्त बल पूरी तरह से तैयार है, वो पहुंच रही है। उन्होंने कहा अमेरिका ईरान में जीत हासिल कर रहा है और दुश्मन की स्थिति अब पूरी तरह से खत्म होने जैसी हो गई। हेग्सेथ ने कहा यूएस का सैन्य अभियान अभी शुरुआती चरण में है
और आने वाले दिनों में हमले और ज्यादा बढ़ेंगे। अमेरिका के इस मिशन के लिए ग्रेविटी बम का उपयोग भी किया जा रहा है। लेकिन ये ग्रेविटी बम क्या होता है दर्शकों, सुनिए इसे। ग्रेविटी बम अब तक का सबसे खतरनाक हथियार है दर्शकों। इस तरह के बम को फ्री फॉल न्यूक्लियर बम भी कहा जाता है। ये एयरक्राफ्ट से गिराए जाने वाले अनगाइडेड हथियार होते हैं। एक बार छोड़े जाने के बाद ये ग्रेविटेशनल फोर्स से टारगेट पर गिरता है। ये पहले से एटॉमिक बमों की तुलना में काफी ज्यादा खतरनाक होता है और अब इसी की तैयारी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से की जा रही है। सुनिए जरा अमेरिका की तैयारी कितनी खतरनाक है, सुनवाता हूं। No one wants to fight for Israel! Let go of your hand. Let go of the door. Let go of the door. Can you let? The senator broke his hand. A sitting U.S. senator just broke the hand of a Marine. Everybody sit down, please. I'm getting out of here. That's fine. Everybody sit down, please. Put your hands up. ये दर्शकों प्रदर्शन आप देख रहे थे जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ किया जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अगर इस तरह के बम का इस्तेमाल करते हैं तो दिक्कत पैदा होगी। लेकिन दर्शकों ईरान नहीं रुकेगा। ईरान ने कह दिया है कुछ भी हो जाए हम तो हमला करेंगे। ये इराक के कुर्दिस्तान में कैसे हमला किया गया है वो आपके सामने दिखा रहा हूं मैं। दिखाइए एम्बियंस, सुनाइए जरा। اینا سنگاش داره میریزه ها. लेकिन दर्शकों बहुत बड़ी बात है, अभी जिस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं वो ये बताने के लिए काफी है कि मिडिल ईस्ट जलने लगा है। चाहे वो यूएई हो, ओमान हो, कतर हो या फिर इराक। और ईरान अपने दुश्मन को मिटाने की कसम खा चुका है। ये आप मान लीजिए दर्शकों, इस बार आईआरजीसी ने इराक के कुर्दिस्तान पर मिसाइल अटैक किया है। कुर्दिस्तान इलाके में मौजूद कुर्द ठिकानों पर 3 घातक मिसाइलें दागी हैं जो आपको दिखा रहे हैं, जहां कुर्द लड़ाके एक्टिव थे और ईरान को कमजोर कर रहे थे। दरअसल अमेरिका इन कुर्द लड़ाकों को ईरान के खिलाफ ट्रेन कर रहा है। जानकारी आपको दे दे दर्शकों, ट्रेनिंग देकर ईरान के खिलाफ जंग में उतारने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही कुर्द लड़ाकों के जरिए ईरान के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश थी। ईरान ने इन ठिकानों पर मिसाइल बरसाकर अमेरिका को बड़ा झटका दे दिया है। इस हमले के जरिए ईरान ने उन सशस्त्र समूहों को निशाना बनाया है जो उनकी सीमाओं के पास एक्टिव थे और अटैक का प्लान बना रहे थे। आपको बताएं, मिसाइल हमलों से इलाके में भारी तनाव है और ज्यादा बढ़ गया है। दर्शकों, ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाएगा, पीछे नहीं हटेगा। और दर्शकों, इसको लेकर डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। कुर्दिस्तान के जो लड़ाके हैं सो कॉल्ड, वो ईरानी खमेनी सरकार के खिलाफ रहे हैं, ईरान के खिलाफ रहे हैं। और ऐसा समझा जा रहा है, डिक्लेयर भी किया गया है कि यूएसए अब कुर्द्स को तैयार करेगा ईरान के खिलाफ जहां स्ट्राइक करी जाएंगी। सो एक सीधा संदेश, एक सीधी पॉलिसी ईरान अपना रहा है कि कोई भी अगर यूएसए के साथ खड़ा दिखता है, उसकी प्रॉक्सी बनता है, तो उसे वो स्ट्राइक करेगा। सो अब ये समझ आ रहा है और दिख रहा है कि ईरान इस समय किसी भी देश के खिलाफ काम कर सकता है। रीजन उसके पास सिर्फ एक है कि अगर देश पाया जाता है बेसिस देने के लिए, किसी तरह का सपोर्ट देने के लिए, किसी तरह की बातचीत के लिए कि अगर वो यूएसए के साथ है तो वो उसको दुश्मन देश की तरह ट्रीट कर रहा है। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, इस समय अटैक पर अटैक हो रहे हैं, लेकिन एक देश है जो ईरान के चंगुल से अब तक बचा हुआ है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं हो। अजरबैजान तक ईरान पहुंच गया है दर्शकों, और अब अगला नंबर हो सकता है कि पाकिस्तान का। लेकिन पाकिस्तान क्या हरकत कर रहा है मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले अजरबैजान में यह अटैक किया गया है। देखिए जरा, पाकिस्तान के दोस्त माने जाते हैं अजरबैजान, और अब वहां पर कैसे बम बरसाए जा रहे हैं, दिखाइए जरा फुल फ्रेम इस तस्वीर को। अब दर्शकों, मैं आपको दिखाता हूं, ईरान ने जंग का दायरा बढ़ा दिया।
वो एक एक देश पर हमला कर सबको इस जंग में घसीटना चाहता है और उसी का हिस्सा है अजरबैजान पर अटैक। दिखाइए फुल फ्रेम तस्वीर को, कितना नुकसान वहां पर हुआ है। दर्शकों आप देखिए, कतर के अमेरिकी बेस पर नया अटैक किया गया है। यानी इस समय मिडिल ईस्ट में देश चाहे कुछ भी कहें, हमला ईरान की तरफ से लगातार किया जा रहा है। एमएन सुनाइए जरा इसका। लेकिन दर्शकों, जहां पर अबू धाबी को सेफ माना जाता है, वहां पर भी अभी हमले हो रहे हैं और ये बाकायदा कई जगह से रिकॉर्ड भी किए गए। दर्शकों ये आप देखिए जरा किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है। लेकिन दर्शकों आपको दिखाएं, लगातार इस पर राजनीति हो रही है। ईरान मिडिल ईस्ट पर हमले कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भारत की तेल सप्लाई पर इसका असर पड़ेगा, भारत को कोई कदम उठाने चाहिए। दर्शकों ये सीधा सीधा राजनीति है। एक तरफ पाकिस्तान डर रहा है, लेकिन आप सोचिए कांग्रेस पार्टी इस पर भी राजनीति कर रही है। रिपोर्ट आपको दिखाता हूं। अमेरिका इजराइल लगातार ईरान पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ईरान भी लगातार पलटवार में देरी नहीं कर रहा। अपनी मिसाइल पावर से ईरान जंग का दायरा बढ़ा रहा है। ईरान ने अब पाक के दोस्त मुल्क अजरबैजान को निशाना बनाया। ईरान ने ड्रोन हमलों से अजरबैजान को दहला दिया। अजरबैजान पर हमले के बाद पाकिस्तान की टेंशन बढ़ गई है। पाक के सांसद खुलकर कह रहे हैं अगला नंबर पाकिस्तान का हो सकता है। इजराइल जंग के बीच राहुल गांधी भारत सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट पर हमले के बाद तेल सप्लाई पर संकट खड़ा हो गया है, लेकिन सरकार ने चुप्पी साध रखी है। वैसे राहुल को पता होना चाहिए कि सरकार तेल संकट को लेकर पूरी तरह सतर्क है और रूस से भी तेल लेने की तैयारी में है। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं मैं, इस समय भारत ने ईरान पर अपनी कूटनीति को आगे बढ़ाया है। खामनेई की मौत पर आज शोक व्यक्त किया। दिखाइए जरा, विदेश सचिव विक्रम मिस्री पहुंचे और वहां उन्होंने शोक संदेश लिखा है। लेकिन दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ये जो अजरबैजान पर अटैक हुआ है, ये बहुत कुछ बताता है। ये बता रहा है कि ईरान किसी भी वक्त पाकिस्तान पर हमला कर सकता है। लेकिन आइए दर्शकों मैं आपको बताता हूं, ईरान लगातार जंग का दायरा बढ़ा रहा है। इसे सुनिए ध्यान से। और आज अजरबैजान पर ड्रोन अटैक हुआ है, वो तो चौंकाने और हैरान करने वाला है। ईरान ने अजरबैजान के एयरपोर्ट पर ड्रोन से हमला किया। देखिए जरा, सोचिए जरा, ईरान ने अजरबैजान के नक्शिवन एयरपोर्ट पर ड्रोन बरसाए और ड्रोन अटैक से एयरपोर्ट पर आग लग गई है, वहां भगदड़ मच गई। दर्शक ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और टर्मिनल बिल्डिंग का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ईरान का दूसरा ड्रोन एक स्कूल बिल्डिंग के पास क्रैश हुआ है। दावा यह किया जा रहा है अजरबैजान के अधिकारियों की तरफ से कि हमले में 2 लोग घायल हैं। अजरबैजान की माने तो ईरान की तरफ से 2 ड्रोन लॉन्च किए गए थे। अजरबैजान ने ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। उन्होंने कहा अजरबैजान को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। यह इंटरनेशनल कानून और नियमों और असूलों के खिलाफ। इस घटना से इलाके में तनाव बढ़ने का खतरा है। अजरबैजान ने ईरान के राजदूत को भी तलब कर दिया है। ईरान के राजदूत से हमले को लेकर आपत्ति जताई है और ईरान भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तुरंत कदम उठाए कहा है। लेकिन दर्शकों आपको बताऊं, पाकिस्तान और अजरबैजान दोनों मित्र देश हैं और ईरान ने फिर पाक के एक दोस्त मुल्क को निशाना बनाया। ईरान इससे पहले सऊदी और ओमान पर भी हमले कर चुका है। अजरबैजान इंटरनेशनल मोर्चों पर पाकिस्तान का पक्ष लेता है, कश्मीर पर भारत के हितों के खिलाफ बयानबाजी करता है और ईरान अब वहां पर बम बरसा रहा है। लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा दर्शकों, इसके बारे में आगे बताऊं, उससे पहले सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं।
ईरान ने अजरबैजान के ऊपर अटैक किया है, अपनी मिसाइल दागी हैं। दरअसल में ईरान को ये शक है कि अजरबैजान ने अपने एयर स्पेस को अमेरिका को दिया है ईरान के अगेंस्ट अटैक करने के लिए। अजरबैजान पाकिस्तान का दोस्त है और ईरान ये भी शक जता चुका है कि अमेरिका को पाकिस्तान ने भी अपना एयरबेस दिया है ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। अब जब ईरान हर उस देश के ऊपर हमला कर रहा है जो इजराइल और अमेरिका की मदद कर रहा है, तो बहुत मुमकिन है कि ईरान की मिसाइलों का मुंह जैसे अजरबैजान की तरफ मुड़ा है, पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाए। और वैसे भी पाकिस्तान और ईरान का एक लंबा पोरस बॉर्डर है और ईरान का जो सिस्तान बलूचिस्तान है और इधर पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान है, दोनों जगह के बलूच एक साथ मिलना चाहते हैं, यानी कि वो पाकिस्तान के अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तान ने अपनी गजब बेइज्जती करा लिया। पाकिस्तान कह रहा है कि हमने सऊदी को बचाया, लेकिन दर्शकों अब तो सऊदी ने भी पाकिस्तान से अपने हाथ पीछे खींच लिए। ईरान ने सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको को बंद करना पड़ा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने दावा कर दिया कि हमारे कहने पर ईरान ने सऊदी पर हमले कम कर दिए, लेकिन पाकिस्तान के इस दावे में कोई दम नहीं है। दर्शकों, 4 मार्च को भी अरामको पर ड्रोन से अटैक हुआ है। इस बीच सऊदी अरब ने पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दिया है। सऊदी ने पाक को दी जाने वाली सहायता पर और निवेश पर रोक लगा दी है, यानी पैसे नहीं मिलेंगे। सऊदी ने कह दिया है पाक के पास कोई वित्तीय योजना नहीं है। पाकिस्तानी सरकार अपने वादों को कैसे पूरा करेगी, इस पर अब सवाल है। सऊदी का पैसा उसके करदाताओं का है, फ्री का नहीं है। अब किसी देश की मुफ्तखोरी नहीं चलेगी। सऊदी ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। दर्शकों, सऊदी अपना पैसा किसी को मुफ्त में नहीं देगा। क्या सऊदी ने यह फैसला ईरान के अटैक को लेकर किया है? सऊदी या पाकिस्तान ने इस पर कोई बयान नहीं दिया, लेकिन ईरान के अटैक के बाद पाकिस्तान की कोई मदद नहीं गई है और पाक के विदेश मंत्री बोल रहे हैं कि ईरान से बात करके हमने हमले रुकवाए, लेकिन ईरान के हमले सऊदी पर अब भी जारी हैं। सऊदी और पाक ने सितंबर 2025 में रक्षा समझौता किया था दर्शकों, जिसमें एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। और पाकिस्तान ने हमले के बाद जिस तरह से न्यूट्रल रहने की भूमिका निभाई, बताया जा रहा है कि सऊदी उससे बेहद नाराज है, जिसके चलते उसने पाक को मिलने वाली मदद को भी बंद कर दिया है। 2023 में पाक दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गया था। तब सऊदी ने पाक को $2 अरब की मदद की थी, लेकिन अब सऊदी ने वो मदद भी ना करने का फैसला किया है। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताऊं, इस बीच भारत ने तैयारी कर ली। तमाम देश इस समय युद्ध में हैं और भारत ने शेषनाग ड्रोन जो दुश्मनों का शिकार करेगा वो दुनिया को बता दिया है। यह है वो शेषनाग ड्रोन। दर्शकों, इस युद्ध में भारत मिडिल ईस्ट में जो हमला हो रहा है उसके खिलाफ पहले से है, लेकिन भारत जानता है मिडिल ईस्ट में जो हमला करवाया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर फोन पर सभी से बात की, लेकिन अपनी सुरक्षा में क्या तैयारी की है ये आपको बताता हूं। ईरान इजराइल जंग में ड्रोन का जमकर इस्तेमाल हो रहा है। आपको बताएं, ईरान सऊदी से लेकर ओमान तक ड्रोन अटैक कर रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा ईरान के शायद 136 आत्मघाती ड्रोन की हो रही है दर्शकों, और भारत भी एक आत्मघाती ड्रोन को तैयार कर रहा है। आपको बता दूं, पीएम मोदी ने तैयारी की है। इस ड्रोन का नाम है शेषनाग ड्रोन। यह दुश्मन के लिए काल साबित होगा। शेषनाग ड्रोन 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज तक हमला कर सकता है। 5 घंटे तक दुश्मनों के हर वार का सामना कर सकता है। शेषनाग ड्रोन झुंड में आत्मघाती हमला करता है। दुश्मन की हवाई सुरक्षा को भेदते हुए सटीक हमला करने में सक्षम है। और आपको बताएं, शेषनाग ड्रोन 25 से 40 किलोग्राम तक वॉरहेड ले जा सकता है। बुनियादी ढांचे और वाहन के साथ दुश्मन के सैनिक को भी भारी नुकसान पहुंचा सकता है। निरंतर निगरानी और लचीले हमले का विकल्प प्रदान करता है। शेषनाग ड्रोन पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए धुआं धुआं साबित होगा, यानी दुश्मन को धुआं धुआं कर देगा। यह डिफेंस स्टार्टअप एनआरटी ने इसे बनाया है। शेषनाग 150 ड्रोन ने 1 साल पहले उड़ान भरी थी पहली, और अब पूरी तरह से तैयार है। इसलिए मिडिल ईस्ट में जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर पीएम मोदी ने भारत की रक्षा के लिए इसे तैयार करवा दिया। सुनिए एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं।
हमारे ही बेंगलोर की एक कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने एक ड्रोन बनाया है शेषनाग 150 जो चर्चा में है। ये एक स्वैम्प ड्रोन है। स्वैम्प ड्रोन मतलब कई सारे ड्रोन्स को इकट्ठा डाला जा सकता है और ये एक पैकेज की तरह जाते हैं। मसलन कि कुछ ड्रोन है जो डिकॉय का काम करते हैं, जो दुश्मन के रडार्स को खोलने के लिए मजबूर करते हैं। उसके बाद ईडब्ल्यू सप्रेसर्स होते हैं जो उनमें ईडब्ल्यू जैमिंग वगैरह करते हैं, और उसके बाद स्ट्राइक ड्रोन्स होते हैं जो जाके असली टारगेट को हिट करते हैं। सब पूरा पैकेज, और ये सारे ड्रोन्स आपस में एआई के थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं, बातें करते हैं। ये टेक्नोलॉजी भारत में आने से अगेन अ गेम चेंजर है। चाइना पाकिस्तान दोनों के खिलाफ हमारी काबिलियत बहुत बढ़ जाती है। जिस प्रकार हमने ईरान युद्ध में देखा कि भी ईरान के ड्रोन किस तरह तबाही मचा रहे हैं, और 1000 किलोमीटर की रेंज हमारी इमीडिएट नीड्स को बिल्कुल सेटिस्फाई करती है। दर्शकों, मैं आपको बता रहा हूं, इस बीच पाकिस्तान डरा हुआ है कि पाकिस्तान पर हमला हो जाएगा, क्योंकि भारत ने शेषनाग तैयार कर लिया है। और अब तो एक और बड़ी खबर आपको बता रहा हूं, भारत कनाडा के बीच न्यूक्लियर डील हो गई है और पाकिस्तान में इसकी चर्चा होने लगी है दर्शकों कि भारत अब और परमाणु बम बनाने वाला है। दिखाता हूं मैं आपको दर्शकों, ये आप देखिए, ये तस्वीर आप देखिए। अब पाकिस्तान में डर, किस बात का डर दर्शकों? परमाणु का डर। उसको लग रहा है कि कनाडा से डील के बाद भारत और ज्यादा परमाणु बनाएगा, और ये पाकिस्तान को डराने के लिए काफी है। लेकिन दर्शकों, आपको बताऊं, कनाडा के साथ भारत की डील बहुत बड़ी डील है, इसलिए पाकिस्तान को डर लग रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में तो पिटाई हो चुकी है, लेकिन अब और ज्यादा डर गया है पाकिस्तान। भारत ने कनाडा के साथ न्यूक्लियर डील की है दर्शकों। भारत कनाडा ने 2.6 अरब डॉलर के एग्रीमेंट पर साइन कर लिया है। कनाडा भारत को अरबों रुपए का यूरेनियम देगा। कनाडा और भारत न्यूक्लियर डील से पाकिस्तान की और मुनीर की टेंशन बढ़ गई है दर्शकों, बता रहा हूं मैं आपको। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस पर चिंता भी जता दी है। पाक ने यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर सवाल खड़े कर दिए। पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा कि भारत की परमाणु सुविधाएं IAEA के दायरे से बाहर हैं। कई सुविधाएं अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण से बाहर हैं। भारत अपनी परमाणु क्षमताएं बढ़ा सकता है। भारत परमाणु बम का भंडार बढ़ाएगा। पाकिस्तान को भारत के परमाणु से डर लग रहा है। उसको लगता है कि भारत ज्यादा परमाणु बम बना लेगा तो पाक का नामो निशान मिट जाएगा। यह पाकिस्तान का डर है दर्शकों, और मैं तो कहता हूं यह डर अच्छा है। सुनिए डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के भारत विजिट के बाद अब भारत और कनाडा ने एक न्यूक्लियर डील साइन की है, जिसके तहत अब भारत अगले 10 साल में कनाडा से 10,000 टन से ज़्यादा यूरेनियम का आयात करेगा। इससे पाकिस्तान बहुत ही टेंशन में है, खौफ में है। पाकिस्तान अब यह लांछन लगाने की कोशिश कर रहा है कि भारत इतनी बड़ी तादाद में यूरेनियम 235 का इंपोर्ट करने के बाद इसमें से कुछ मात्रा को डाइवर्ट कर देगा पाकिस्तान के खिलाफ न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए। कनाडा के साथ जो हमारा पैक्ट है उसमें उभय पक्ष एक दूसरे के साथ समझौता जो साइन किया है उसमें इंस्पेक्शन क्लॉज है, यानी कनाडा के न्यूक्लियर साइंटिस्ट भारत में रहेंगे और वहाँ देखेंगे कि भारत कनाडा से आयात किए गए यूरेनियम 235 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पावर जनरेशन के लिए करता है। हम उसका कोई भी हिस्सा एटम बॉम्ब बनाने के लिए डाइवर्ट नहीं करेंगे। अब दर्शकों खबरों में आगे बढ़ेंगे। कुछ और खबरें आपको बता दूं, बिहार में इस समय सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है, क्योंकि अब कहा जा रहा है नीतीश कुमार तो राज्यसभा जा रहे हैं, तो बिहार में क्या बीजेपी की सरकार बनेगी, क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा? पहली तस्वीर दिखाइए जरा। यह आज देखिए, नीतीश कुमार ने अपना नामांकन भर दिया है। अमित शाह पटना पहुंचे, उनकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। पटना में स्वागत किया, नीतीश कुमार आए और जो बॉडी लैंग्वेज थी उसे आप देखिए जरा। अब आपको दिखाता हूं दर्शकों, नीतीश कुमार जब नॉमिनेशन के लिए पहुंचे तो अमित शाह उनके साथ मौजूद थे, उन्हें लेकर गए। ये आप देखिए, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं,
नीतीश कुमार हैं, गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद हैं और सभी बिहार के वरिष्ठ नेताओं के साथ नीतीश कुमार का नामांकन दाखिल करवाया गया है। अब आपको दिखाता हूं दर्शकों, कार्यकर्ताओं को यह पसंद नहीं आया कि नीतीश क्यों जा रहे हैं। नीतीश लंबे समय से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कार्यकर्ताओं ने आज हंगामा कर दिया। और नीतीश के राज्यसभा में नॉमिनेशन के बाद क्या हुआ, सुनिए जरा। लेकिन दर्शकों, आज नीतीश कुमार ने कार्यकर्ताओं को संदेश भेजा है। उन्होंने पोस्ट किया है और बताया कि पूरी ईमानदारी से उन्होंने काम किया है। लेकिन दर्शकों, नीतीश कुमार ने तो ईमानदारी से काम किया, इस बात को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि नीतीश आखिर जाग ही क्यों रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। नहीं रहेगा तो रह के क्या करेंगे हम लोग। वो जहाँ भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहाँ भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। बिहार की सियासत में एक युग का अंत हो गया। आखिरकार नीतीश ने बिहार छोड़ने का फैसला कर लिया। नीतीश कुमार राज्यसभा जाएंगे। संभावना है कि केंद्र में मंत्री भी बनेंगे। राज्यसभा के लिए नामांकन के साथ ही उन्होंने बिहार से अपनी पारी के अंत का ऐलान कर दिया। तो सवाल ये कि क्या बीजेपी का 20 साल पुराना इंतजार खत्म हो गया, जब बीजेपी ने लालू को निपटाने के लिए नीतीश को सीएम बनवा दिया था, जबकि बीजेपी के पास नीतीश कुमार की तुलना में काफी ज्यादा विधायक थे। ऐसे में फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जो भी होगा वो बीजेपी से ही होगा, ये लगभग पक्का है। केवल ऐलान बाकी है और इसलिए जेडीयू के कार्यकर्ताओं में निराशा है, क्योंकि 26 साल से उनका सीएम सत्ता में था। बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कि नीतीश कुमार जी अभी भी मुख्यमंत्री बने रहे, उनको मुख्यमंत्री से हटाने का काम करेंगे तो बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी। और दर्शकों, अब आपको बताएं, नीतीश कुमार जो अब दिल्ली का रास्ता तय करने वाले हैं, उसको लेकर बिहार में बड़ी चर्चाएं हो रही हैं। दर्शकों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ेंगे। सीएम नीतीश अब दिल्ली की सियासत में एंट्री ले सकते हैं। नीतीश ने आज राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया है। दर्शकों, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में पर्चा दाखिल किया है। नामांकन के वक्त बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन से पहले नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया। उन्होंने लिखा, संसदीय जीवन शुरू करने का समय से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद में भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनने जा रहा हूं। बिहार की नई सरकार को मेरा सपोर्ट रहेगा। दरअसल दर्शकों, नीतीश कुमार विधानसभा में रहे हैं। वे कई बार विधान परिषद के लिए भी चुने गए, लोकसभा में भी रह चुके हैं, लेकिन राज्यसभा कभी नहीं गए। और राज्यसभा जाने के उनके फैसले को बीजेपी ने समर्थन किया है। इसलिए उनके नॉमिनेशन में गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से पटना पहुंचे और शाह ने पटना में बिहार में कहा, नीतीश कुमार का कार्यकाल स्वर्णिम रहा है। बिहार के विकास के सहारे मायने को गति उन्होंने देने का काम किया है। उन्होंने बिहार को जंगल राज से मुक्त कराने के लिए बड़ा काम किया है और यही सबसे बड़ी बात है। सुनवाते हैं आपको, सुनवाइए जरा। तक नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उनका एक कार्यकाल एक प्रकार से बहुत यशस्वी रहा। इतने लंबे करियर में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। पूरा जीवन भ्रष्टाचार के आरोप लगने बगैर इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी राजनेता ने तय किया हो जो नीतीश कुमार जी ने किया है।
लेकिन दर्शकों, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि उन्होंने ईमानदारी से काम किया है। अब आपको बताएं दर्शकों, नीतीश कुमार सफर काफी लंबा रहा है। नीतीश कुमार सिविल इंजीनियर रहे, उनके घर वाले उन्हें मुन्ना कहकर बुलाते थे। सियासत में आते ही मुन्ना विकास पुरुष बन गए। नीतीश कुमार ने बिहार को लालू राज से बाहर निकाला। तब बिहार में जंगल राज था, कानून व्यवस्था खराब थी। बिहार में कानून का शासन कायम किया, विकास की रफ्तार बढ़ाई, इसलिए सबसे ज्यादा समय तक सीएम का रिकॉर्ड उनके नाम है। नीतीश कुमार बिहार में 2005 से लगातार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। बीच में केवल कुछ महीनों के लिए उन्होंने कुर्सी छोड़ी थी, तब जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवाया था। नीतीश बिहार में 10 बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में रेल और कृषि मंत्री का भी उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। वाजपेयी के बाद नीतीश कुमार पीएम मोदी की पसंद भी रहे हैं और आपको बताएं, इसके लिए उन्होंने काफी काम किया है। हम लोग नीतीश कुमार के नाम पर वोट किए थे। आज बिहार को बहुत बड़ा खतरा है, बिहार को बहुत बड़ा खतरा है। कार्यकर्ता क्रोध में है, आपके अलावा किसी को नहीं चाहता है। नीतीश कुमार नहीं रहेंगे तो केंद्र में मोदी जी भी नहीं रहेंगे। बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, उस जनादेश का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे जितने भी जदयू परिवार, हमारे बिहार वासियों के जितने भी जनता है, वो चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी अभी भी मुख्यमंत्री बने रहें। उनको मुख्यमंत्री से हटाने का काम करेंगे तो बिहार की जनता उनको माफ नहीं करेगी। को भी पता चल उनको हटाने का काम नहीं है, उनको यहाँ पर कायम करने का। बिहार का भविष्य माननीय मुख्यमंत्री है और आज भी जितना तेज गति से विकास करने का है, माननीय मुख्यमंत्री रहेंगे तभी विकास होगा। नीतीश कुमार बिहार में रहे, बिहार की जो तरक्की की 20 साल तक आगे भी तरक्की करते रहे। नीतीश कुमार के लिए हम लोग मरने कटने के लिए तैयार हैं। लेकिन दर्शकों, आपको बताएं, कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी है। आपको दिखाता हूं मैं राज्यसभा के लिए नामांकन किया है, ये आप देखिए जरा। और बिहार में इस समय इसी बात को लेकर चर्चाएं हैं। नीतीश समेत 5 कैंडिडेट्स बिहार से राज्यसभा जाने वाले हैं और लगभग ये निर्विवाद पहुंचेंगे। अब दर्शकों, सवाल ये कि अगर नीतीश जा रहे हैं राज्यसभा तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? ये वो चेहरे हैं दर्शकों जो मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे। दिखाइए जरा ये चेहरे। नित्यानंद राय हैं और आपको बताएं, जो तस्वीर अभी तक सामने आ रही है उसमें सम्राट चौधरी काफी आगे चल रहे हैं। लेकिन आपको बताते हैं कि आखिर बिहार में क्या वाकई सरप्राइज मिलने वाला है? बिहार में अब अगले मुख्यमंत्री के नाम की चर्चा तेज है। अंदर खाने चर्चा है दर्शकों कि बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री ही बनेगा। ऐसे में चर्चा, क्या इस बार कोई अगड़ा सीएम बनेगा? क्योंकि 4 दशक से बिहार में कोई सवर्ण सीएम नहीं बना है। सीएम जो भी बना या जो भी बन जाए, संकेत हैं कि वो नीतीश कुमार की पसंद करेगा। अगर बीजेपी का सीएम बनता है तो जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम बनेंगे और अगर जेडीयू का मुख्यमंत्री बनता है तो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम हो गए। डिप्टी सीएम के तौर पर निशांत कुमार की भी चर्चा काफी तेज है, लेकिन लॉटरी किसकी लगेगी ये अब तक कहना मुश्किल है। अब मैं आपको बताता हूं दर्शकों कुछ नाम। सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे चल रहा है। दूसरी बार डेप्यूटी सीएम रहे सम्राट चौधरी। जातीय समीकरण में वो काफी फिट बैठते हैं। सम्राट चौधरी ओबीसी की कोयरी जाति से आते हैं और बिहार में यादव के बाद कोयरी जाति की संख्या है। बीजेपी लगातार गैर यादव ओबीसी को साधने में लगी हुई है। सम्राट के पास सरकार और संगठन का भी काफी अनुभव है। सम्राट अगर सीएम बने तो जेडीयू से 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं। इनमें एक नाम है निशांत का और दूसरा नाम है विजय चौधरी का। नीतीश के बेटे निशांत कुर्मी होंगे जबकि चौधरी भूमिहार। ऐसे में एनडीए का जातीय समीकरण भी फिट हो जाएगा। लेकिन दर्शकों, एक और बड़ा नाम चल रहा है मुख्यमंत्री की रेस में और वो नाम है नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय देश के गृह राज्य मंत्री हैं, पीएम और गृह मंत्री के बेहद करीबी हैं, सुलझे हुए नेता हैं, संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं। नित्यानंद राय ओबीसी के यादव बिरादरी से आते हैं और बिहार में यादव वोटर्स की संख्या कितनी है दर्शकों? 14%, उससे भी ज्यादा। इस बार यादवों ने एनडीए को अच्छा खासा वोट दिया है। नित्यानंद राय सीएम बने तो जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम होंगे। इनमें एक नाम तो निशांत करेगा और दूसरा वही विजय चौधरी का। ऐसे में सम्राट चौधरी को केंद्र में भेजा जा सकता है, वहां मंत्री बनाया जा सकता है। फिर तीसरा बड़ा नाम आता है दर्शकों विजय सिन्हा का। विजय सिन्हा भी बिहार के इस वक्त डेप्यूटी सीएम हैं। अपनी आक्रामक शैली के लिए जाने जाते हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, संघ से भी आते हैं। सिन्हा सीएम बनेंगे तो भी जेडीयू के 2 सीएम होंगे, लेकिन तब जेडीयू विजय चौधरी का पत्ता काट सकती है।
क्योंकि डिप्टी सीएम विजय सिन्हा भी भूमिहार हैं। ऐसे में निशांत के साथ जेडीयू से कोई डिप्टी सीएम हो सकता है। ऐसे में जेडीयू के उमेश कुशवाहा की लॉटरी भी लग सकती है। उमेश कुशवाहा कोयरी भी हैं, प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष भी हैं। और चौथा नाम है मंत्री विजय चौधरी का। विजय चौधरी नीतीश के हनुमान माने जाते हैं। चौधरी जेडीयू में नीतीश के बाद नंबर 2 माने जाते हैं। लेकिन ऐसा तभी होगा जब नीतीश सीएम पद पर अड़ जाएं। ऐसे में मंत्री विजय चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। विजय चौधरी अगर सीएम बने तो बीजेपी के 2 डिप्टी सीएम बनेंगे दर्शक। लेकिन तब डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का पत्ता कट जाएगा, क्योंकि विजय चौधरी के साथ सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम बनेंगे और दूसरा डिप्टी सीएम भले ही बीजेपी से हो लेकिन सवर्ण नहीं होगा। ऐसे में बीजेपी से दूसरे डिप्टी सीएम दिलीप जायसवाल की भी चर्चाएं तेज हैं। लेकिन दर्शकों, इसे लेकर बिहार में सियासी पारा भी गर्मा गया है। सुनवाता हूं। हमने उस समय भी कहा था कि ये महाराष्ट्र मॉडल जो है रिफाइंड तरीके से बिहार में जो है लागू करेंगे। और चुनाव के दौरान भी घूम घूम के ये बात हम कहते थे कि भाई नीतीश जी को तो घोड़ी पे चढ़ाया है दूल्हा बना करके, लेकिन फेरा किसी और के साथ दिला रहा है। ये फैसला तो नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है। वो जहाँ भी जाना चाहेंगे, पार्टी उनकी बनाई हुई है, उनकी पार्टी है, जहाँ भी जाना चाहेंगे वो जाएंगे। और नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो करके दिखाया है वो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नीतीश कुमार जी ने बिहार को बना के दिखा दिया। हमारे दल के सबसे सर्वमान्य नेता नीतीश कुमार जी है। अगर उन्होंने ये फैसला लिया है कि मुझे राज्यसभा जाना है, तो उनके फैसला को हम लोग काट नहीं सकते। लेकिन बिहार की जनता ये चाहती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहें। सब लोग उनके निर्णय की सराहना करते हैं। बिहार की सेवा उन्होंने निरंतर 20 से भी ज्यादा वर्षों तक की है। अब दिल्ली में रहकर देश की भी सेवा और राज्य की भी सेवा आगे करेंगे। ये नीतीश जी का निर्णय है और सुना है 3 साल पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की पेशकश की थी, लेकिन इस बार वो जा रहे हैं और जो भी सरकार बनेगी वो उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। दर्शकों, सुना आपने, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लेकिन दर्शकों, आपको इसके पीछे की खबर मैं बताने वाला हूं, क्योंकि बिहार में कल शाम तक तस्वीर साफ नहीं थी। बस इतनी चर्चा थी कि अमित शाह पटना जाने वाले हैं। चर्चा यह भी थी कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे, लेकिन कहीं से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं था। लेकिन अमित शाह जैसे ही पटना पहुंचे, तस्वीर साफ हो गई। नीतीश कुमार के आवास पर पहुंचे, उन्होंने नीतीश कुमार को शॉल उड़ाकर गुलदस्ता दिया, स्वागत किया अमित शाह का। इन तस्वीरों से साफ हो गया कि पर्दे के पीछे बिहार की सारी पटकथा लिखी गई है। तो सवाल ये कि अगर ऐसा था तो फिर जेडीयू कार्यकर्ताओं ने पार्टी दफ्तर में ये तोड़फोड़ क्यों किया, आप बताइए। आखिर जेडीयू आला कमान ने अपने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भरोसे में क्यों नहीं लिया? क्योंकि जब जैसे ही ये खबर फैली कि नीतीश कुमार सीएम की कुर्सी छोड़ेंगे और राज्यसभा जाएंगे, वैसे ही कार्यकर्ता पार्टी दफ्तर पहुंचे और इसका विरोध करने लगे। जेडीयू के इन कार्यकर्ताओं ने न केवल दफ्तर में तोड़फोड़ की, नारेबाजी की। देखिए आप, सीएम आवास पर जो मंत्री पहुंच रहे थे उनको घेर लिया। देखिए आप जरा, उन्हें वापस जाने पर मजबूर कर दिया। जेडीयू के कई कार्यकर्ता नीतीश के फैसले पर रो रहे हैं और दर्शकों, इसकी तस्वीर भी सामने आई, सुनवाइए जरा। बिहार की जनता रो रही है, किसी ने कल होली नहीं बनाया है। सैकड़ों महिलाओं ने, पुरुषों ने वोट किया है, हजारों कार्यकर्ता रो रहे हैं। सब लोगों ने घर घर जाके नीतीश जी के लिए वोट मांगा था, किसी दूसरे के लिए कोई वोट नहीं मांगा था। आज नीतीश कुमार नहीं रह गए, आप लोग नहीं रह गए। एक एक आदमी लाठी खाया, मार खाया। लालू यादव का आज नीतीश कुमार जी हट जाएंगे। 25 से 30 के लिए हम लोग वोट मांगे थे, 20 के लिए नहीं मांगे थे। ये धोखेबाजी है। किसी ने कार्यकर्ताओं से नहीं पूछा। अगर कोई निर्णय करना था, कार्यकर्ता को बुलाते, कार्यकर्ताओं से पूछते। कार्यकर्ता से पूछे कि वोट हम लोग मांगने गए थे, नेता लोग वोट मांगने नहीं गया था। रास्ता पर पिटाते हम लोग हैं और ये कोई निर्णय नहीं कर सकता है। कोई नीतीश कुमार को हटाने का निर्णय, नीतीश कुमार नहीं रहेगा तो रह के क्या करेगा हम लोग। तो सवाल ये कि आखिर ऐसा माहौल क्यों बना दर्शकों? क्या नीतीश कुमार का कुर्सी छोड़ने का फैसला गलत था, या नीतीश कुमार को बीजेपी ने कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर किया?
दरअसल 2025 विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने तय कर लिया था कि इस बार वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन चुनाव में विपक्ष ने ऐसा माहौल बना दिया कि बीजेपी को नीतीश को सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करना पड़ा। इसलिए कुछ प्लान को वक्त के लिए ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और खबर है कि इसके बाद बीजेपी ने सरकार बनाने के समय एक बार फिर कोशिश की कि जेडीयू मान जाए, लेकिन नीतीश के चेहरे पर चुनाव जीते तो उन्हें सीएम बनाया गया। बात एक बार फिर टल गई, नीतीश की कुर्सी फिर से बच गई। लेकिन खबर यह है कि चुनाव से पहले यह तय हो गया था कि नतीजों के बाद अगर बीजेपी ज्यादा सीट जीतेगी तो उसे मुख्यमंत्री उसका ही मिलेगा। ऐसे में बीजेपी जेडीयू को ज्यादा वक्त देने के लिए तैयार नहीं थी और बीजेपी किसी भी सूरत में अपनी 26 साल पुरानी गलती को दोहराना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि 2000 में चुनाव में 67 सीटें मिली और नीतीश की समता पार्टी को केवल 34। तब बीजेपी ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया था और नतीजा यह रहा कि विधानसभा में सरकार गिर गई। लेकिन नीतीश अपने को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए सारे तिकड़म लगाने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि नीतीश के बिना ना तो आरजेडी की सरकार बन रही थी ना बीजेपी की। ऐसे में नीतीश ने बीजेपी की मजबूरी का पूरा फायदा उठाया, तब तक कुर्सी पर जमे रहे जब तक उन्हें लगा नहीं कि अब आगे सीएम रहना संभव नहीं। ऐसे में यह मौका बीजेपी चूक नहीं सकती थी और नीतीश को कुर्सी छोड़ने का फैसला आखिरकार करना पड़ा। आपको चुनकर भेजा, अब आप विड्रॉ कर रहे हैं, किसके दबाव में कर रहे हैं, कि अच्छा से कर रहे हैं या मन मार के कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं। और नीतीश जी ने वैसे भी कई बार बहुत बार अपना मन बदला है, कभी इस पाले में कभी उस पाले में। अब सुनने में आया कि वो दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है ये जनता को धोखे में रखकर किया गया है। नीतीश कुमार जी के योगदान की चर्चा दशकों तक होती रहेगी और ये फैसला उन्होंने लिया। कार्यकर्ताओं के लिए बहुत सहज आत्मसात करना नहीं है ये फैसला, लेकिन एक दृढ़ निश्चयी नेता के तौर पर जब वो फैसले लेते हैं तो उन फैसलों को अमली जामा पहनाते हैं। वोट तो निश्चित रूप से नीतीश जी के नाम पर लिया गया था। उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई उस तरह का लीडर था नहीं जिनके नाम पर वोट मिलता बिहार में। दर्शकों, ये राजनीति बिहार की और ज्यादा गरमाएगी। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आज के सूत्र की। आज का सूत्र लिया है कबीरदास जी से। कबीरदास जी कहते हैं, कबीर तो सांचे मतय सहे जू सन्मुख वार, कायर अनी चुभाए के पीछे झके अपार। संत शिरोमणि कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चा वीर तो वह है जो सामने आकर लड़ता है, लेकिन कायर पीठ पीछे से वार करता है। ऐसे ही कायरों से आपको सावधान रहना है। एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े। चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट।